अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात से चंद दिन पहले मैं कराची में था। कराची के इलाके औरंगी टाउन में लोगों से उनके वोट की तरजीहात पूछ रहा था। आमतौर पर यह होता है कि मैं जिस शख्स के सामने माइक लेकर जाता हूं और सवाल पूछता हूं वो अपना जवाब दे देता है। सरे राह ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो सरकारी मुलाजिम होते हैं और इस खालिसतन सियासी सवाल का जवाब कैमरे के सामने नहीं देना चाहते। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पास अपनी कोई वजह होती है जिसकी बुनियाद पर वो कैमरे पर नहीं आना चाहते। ये सब चलता रहता है। औरंगी के एक छोटे से बाजार में घूमते हुए मैंने माइक एक ऐसे शख्स के सामने किया जो वहां सब्जी लेने के लिए खड़ा था। उसने कहा, हबीब भाई ये माइक हटाइए तो बात हो। मैं उसका जवाब सुनकर आगे बढ़ने लगा तो उसने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप काम खत्म कर लें तो बात करते हैं। इत्तफाक ऐसा था कि जब मैंने उसके सामने माइक किया तो काम तकरीबन खत्म हो चुका था। काम खत्म हुआ तो वो मेरे पास आन खड़ा हुआ, कहने लगा, मुझे बस ये बताना था कि आप जो मुल्क भर में लोगों से पूछ रहे हैं कि वोट किसे दोगे, ये सब बेफायदा है। मैंने पूछा, वो कैसे? बोला, इसलिए कि हुकूमत का फैसला वोट से हुआ तो इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे और ये किसी को मंजूर नहीं। मैंने कुछ बहस करने की कोशिश की तो उसने कहा, आपके पास दलाइल की कमी नहीं, मगर मेरी बात लिख लीजिए। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। दावे के अंदाज में बात करना मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं। मैंने मजीद बात करना बेसूद जाना, इसलिए खामोश रहा। उस वक्त की बात अलग थी, मगर अब मानता हूं कि मेरी सहाफत, तज्जिया निगारी, मुस्तकबिल शनासी, सियासत को समझने की सलाहियत, सभी कुछ औरंगी टाउन के उस आम आदमी की फहम व फरासत के सामने हेच निकले। हमारा लिखा बोला हुआ हमारे मुंह पर आ पड़ा और औरंगी टाउन के उस बेनाम शख्स की दोनों बातें दुरुस्त निकली। 8 फरवरी का इलेक्शन न सिर्फ मुतनाज़ा हो गया बल्कि इतना मुतनाज़ा हुआ कि 20 मार्च को यानी इलेक्शन से फकत 40 दिन बाद अमरीकी कांग्रेस को पाकिस्तान के आम इंतखाबात में होने वाली धांधली के बारे में बताया जा रहा था। पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पहले भी लगते रहे हैं और भुलाए भी जाते रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये इल्जामात गलत थे या इल्जामात लगाने वालों ने इलेक्शन में होने वाले फैसले को अपनी तकदीर समझ लिया। अब की बार मामला ये आन पड़ा है कि उम्मीदवार तो शायद हार मान भी जाए मगर वोटर हार मानने के लिए तैयार नहीं। इस पर सवा ये एहसास कि इस तुड़े मुड़े और पिचके हुए इलेक्शन के बाद जनाबे आसिफ अली जरदारी की सियादत और मोहतरम शहबाज शरीफ की क़यादत में जो हुकूमत बनी है वो अपने अतवार से हुकूमत कम और मुलाजमत ज्यादा मालूम होती है। जिस अंदाज में जनाब वजीर आजम ने अपनी काबीना समेत अच्छे बच्चों की तरह साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुल्की मामलात को चलाने का सबक पड़ा है, ये बताने के लिए काफी है कि हुकूमत कहलाने वाला ये ग्रोह निगरान हुकूमतों की तरह अवाम के सामने खुद को जवाबदेह नहीं समझता। इसके पास अपनी कोई पॉलिसी है ना मंसूबा, और हो भी कैसे। अगर इनके पास वाकई कोई प्रोग्राम होता तो अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 के 16 माह के दौरान ही बता देते। अब तो इसे अपनी बका ही निगरान हुकूमतों की पैरवी में नसीब होगी। इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमतें उम्मीद की प्यांबर हुआ करती हैं, मगर ये लोग महज मायूसी के सफीर हैं जो कीमती लिबास पहनकर लोगों को सिर्फ मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं। अगर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात यकीन करने की कोई वजह भी ना हो तो इस ग्रोह की मुलाजमाना हरकतें ही आम इंतखाबात के नताइज की कली खोल देती हैं। जिस अंदाज में साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पहले वजारत दाखिला देकर फिर सेनेटर मुंतखब कराया जा रहा है, इससे नई हुकूमत के मुबलग इख्तियारात का अंदाजा भी किया जा सकता है। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात का मुल्क से निकलकर दुनिया और बिलखसूस अमरीका तक पहुंच जाने का मतलब है कि पाकिस्तान के खारजा अमूर पर हुकूमत की गिरफ्त कमजोर पड़ती जाएगी। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि इस इलेक्शन के नतीजे में वजूद पाने वाली हुकूमत अपने वादे वफा करने की सलाहियत नहीं रखती। इसका एक मुजाहरा हम देख भी चुके हैं। चंद दिन पहले जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों का ताकुब करते हुए अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई की तो अमरीका की तरफ से दोनों मुल्कों को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया गया। गौरतलब बात है कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2 जंगें लड़ी हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत को अमेरिका तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही हम अपने दिफा में अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करते हैं, अमेरिका दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की हिदायत कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अफगानिस्तान का बंदोबस्त करने के लिए पाकिस्तान की रवायती सलाहियत पर अमेरिका को शुकूक व शुबहात पैदा हो गए।
یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں افغانستان کے خلاف ہم نے آواز بھی اٹھائی، مگر اب تک دنیا کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی۔ اگر اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو یہ سب کچھ ہمارے الیکشن سے منسلک ہے، کیونکہ افغانستان کے مسئلے پر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا کوئی واضح موقف نہیں ہے، لیکن عمران خان کھل کر اس مسئلے پر اپنی رائے بیان کرتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ افغانستان اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سیاسی طریقہ موزوں ہے، نہ کہ فوجی کارروائی۔ یہ رائے کتنی درست ہے یا کتنی غلط، اس سے قطع نظر وہ بغیر کسی ابہام کے اسی کے قائل ہے۔ اس پس منظر میں امریکہ سے دونوں ملکوں کو مذاکرات کا مشورہ دیا جانا سادہ بات نہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ امریکہ نے اپنی افغان پالیسی کے لیے عمران خان کا مشورہ مان لیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ امریکہ کو موجودہ سیاسی بندوبست سے کچھ زیادہ امید نہیں رہی۔ امریکی اچھی طرح جانتے ہیں کہ افغانستان سے مذاکرات کرنے ہیں یا فوجی دباؤ سے معاملہ حل کرنا ہے۔ اس حکومت کو کچھ پتہ نہیں، اگر پتہ ہو بھی تو اس میں کسی سے اپنی شرائط منوانے کی صلاحیت نہیں۔ الیکشن میں دھاندلی پر اگرچہ خارجی رد عمل محدود اور سفارتی زبان کے اندر ہے، لیکن اس کے اثرات ہمارے لیے معاشی بھی ہیں۔ صاف اور شفاف الیکشن کے بعد بھی ہمارے معاشی مسائل فوری طور پر حل نہیں ہو جانے تھے، لیکن دنیا ہمیں کسی نہ کسی درجے میں مستحکم ملک مان لیتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے ہم کتنے بھی اتاولے ہوں، سرمایہ کار گوگل پر ایک کلک کرے گا تو اسے ہمارے بارے میں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ اسے دنیا بھر کے معتبر ویب سائٹس بتا دیں گی کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ایسے میں کوئی سرمایہ کار کیوں خطرہ مول لے کر پاکستان آئے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ذاتی انا کو ہٹا کر کسی بھی پیمانے پر دیکھ لیں، 2024 کے انتخابات کے بعد ہمارا ملک کئی درجے نیچے آ گیا ہے۔ ان انتخابات سے پہلے ایک سال کے دوران یعنی 2023 میں ہم نے اپنے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے نتیجے میں اکانومسٹ جریدے کے جاری کردہ انڈیکس کے مطابق پاکستان ایسا ملک بن چکا ہے جہاں جمہوریت نہیں بلکہ نیم آمریت ہے۔ اب انتخابات میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد دنیا ہماری درجہ بندی کہاں کرے گی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے بقرات ہونا ضروری نہیں۔ ریاست اور حکومت کا انتظام طاقت سے نہیں، سیاسی اور اخلاقی ساکھ سے چلتا ہے۔ اگر حکومت کی ساکھ چلی جائے تو دوبارہ الیکشن کرا کر اسے بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن الیکشن کی ساکھ چلی جائے تو پھر نظام کی ساکھ ہی مجروح ہو جاتی ہے۔ نظام میں سیاستدان، بیوروکریسی، عدالتیں، سبھی کچھ شامل ہے۔ بدقسمتی سے 2024 کے انتخابات نے موجودہ سیاسی نظام کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ ہم اپریل 2022 میں جس بحران کا شکار ہوئے تھے وہ مزید گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بحران سے ہم نکلنا چاہیں تو فوراً نکل سکتے ہیں، البتہ مشکل یہ ہے کہ اس کا راستہ اڈیالہ جیل سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ بات اورنگی ٹاؤن کراچی سے لے کر اسلام آباد کے 12 کہو تک سبھی جانتے ہیں۔ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ والسلام۔